मेरे शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 24 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है दिए गए विषय पर कुछ इस तरह से लिखना कि विषय सार रूप में प्रस्तुत हो जाए। वास्तव में अनुच्छेद निबंध का अति लघु रूप है। अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक है कि छात्रों में सूझबूझ तथा मौलिक लेखन की क्षमता हो। छात्रों को कुछ ऐसे विषय दिए जाते हैं जिनके संबंध में वे स्वयं कुछ सोचकर लिख पाएं। इसके लिए आवश्यक है विषय छात्रों के जाने पहचाने हों, विषय वर्णनात्मक हों। जब छात्र वर्णनात्मक विषयों पर लिखना सीख जाएं, तब विचारात्मक विषयों की ओर उन्हें मोड़ा जा सकता है। छात्र प्रारंभ में स्थूल दृष्टि का प्रयोग करने हेतु देखी गई वस्तुओं के विषय में लिखेंगे। देखी हुई वस्तुओं के पश्चात छात्र चखी हुई, सूंघी हुई और स्पर्श की गई वस्तुओं के विषय में भी वर्णन करना सीखें। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे वर्णन से अनुभव की ओर बढ़ेंगे। यही हमारे रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विषय पर बिना किसी भूमिका के विचार प्रकट करें। दूसरा, शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, अनुच्छेद लिखते समय उदाहरण, पक्ष विपक्ष तथा तर्क वितर्क से बचना चाहिए। और चौथा है, अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों तक सीमित रखें। अब हम करते हैं पहला, अभ्यास का महत्व। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार लगातार रस्सी की रगड़ से कुएं पर लगे पत्थर पर भी निशान बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार कालिदास ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। निरंतर अभ्यास द्वारा कोई भी बालक सचिन तेंदुलकर बन सकता है और कोई भी बालिका सुनीता विलियम्स। आज कमी है तो केवल निरंतर अभ्यास की क्षमता की। यदि इस कमी को दूर कर दिया जाए तो भारत देश एक पूर्ण विकसित देश बन जाएगा। बाढ़ का दृश्य। नदियां जीवनदायिनी हैं। हमारी माता की तरह ये हमारा पालन पोषण करती हैं, परंतु हम नदियों में कभी कंकड़ पत्थर तो कभी गंदा सामान डालकर उन्हें गंदा करते रहते हैं। शायद हमारे इन्हीं कुकर्मों का बदला लेने के लिए ये नदियां कभी कभी विकराल रूप धारण कर अपना क्रोध प्रकट करती हैं। इस तबाही को देखने का अवसर मुझे तब मिला जब मैं स्काउट का सदस्य होने के कारण अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। दूर दूर तक जल के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। कहीं कहीं पर वृक्षों के ऊपरी भाग, बिजली के खंभे अथवा लकड़ी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा पड़ा था। कोई सामान नहीं बचा था। एक महिला अपने बच्चे के साथ लकड़ी के फट्टे को पकड़ बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यहाँ कभी मकान, सड़कें अथवा खेत रहे होंगे। बाढ़ का दृश्य देखकर लग रहा था चारों ओर समुद्र उमड़ रहा है। नदियों ने बाढ़ के रूप में रोष प्रकट कर न जाने जान माल का कितना नुकसान किया, कहना कठिन है। तो इसी प्रकार आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे जीवन में हंसी का महत्व। हमारे जीवन में हंसी का क्या महत्व है? मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। सभी पद्धतियों में हंसना और खुश रहना स्वस्थ रहने की एक आवश्यकता माना गया है। लेकिन आजकल हंसी दुर्लभ होती जा रही है। सभी के चेहरों पर तनाव, चिंता, दुख और उदासी ही अधिकतर दिखाई देती है।
मुस्कुराते हुए चेहरों का तो मानो अकाल ही पड़ गया है। क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य एक बच्चे के मुकाबले केवल 30% हंसता है। यही कारण है कि आजकल के तनावपूर्ण जीवन में मनुष्य अनेक घातक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। हंसना सेहत के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। हंसने से शरीर में रक्त संचार भली प्रकार से होता है और अनेक प्रकार के रोगों तथा तनावों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चाहे आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, परंतु अपने लिए समय अवश्य निकालना चाहिए जिसमें आप दोबारा बच्चा बनकर वही हंसी और खुशी प्राप्त कर सकें जो आपको बचपन में मिली थी। आज तो नारा होना चाहिए, हंसो हंसाओ जीवन खुशहाल बनाओ। तो प्यारे बच्चे, आप भी हंसते रहें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें। मेट्रो रेल विज्ञान ने अनेक अद्भुत आविष्कार किए हैं। इनमें से एक है मेट्रो रेल। जितना मनोहर नाम है उतना ही आकर्षक रूप और उतना ही सुंदर कार्य। मुझे मेट्रो रेल देखने का अवसर तब मिला जब विद्यालय की ओर से हमें मेट्रो रेल दिखाने के लिए ले जाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हम फूले ना समाये और जब रेल देखी तो देखते ही रह गए। दरवाजे अपने आप खुले, हम अंदर गए और फिर सभी द्वार बंद हो गए। फिर मेट्रो चल पड़ी। पूरी गाड़ी वातानुकूलित थी। अगला स्टेशन आने से पहले उसकी घोषणा की जा रही थी ताकि उतरने वाली सवारियां दरवाजे के पास आ जाएं। मेट्रो रेल ने दिल्ली की यातायात समस्या को तो हल किया ही है, इसके साथ साथ प्रदूषण को भी कम किया है। इतना ही नहीं, मेट्रो से ड्राइविंग का मानसिक तनाव तथा सड़कों पर भीड़ में हुई भारी कमी के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो गई हैं। दिल्ली शहर को मेट्रो एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है। हमें इस पर गर्व है। हम उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने दिन रात एक करके हमें यह उपहार प्रदान किया। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप किसी भी विषय पे आप लिख सकते हैं, जैसे बुरा जो देखन मैं चला। ये संत कबीर जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजूं आपनो मुझसे बुरा न कोई। जैसे हम सोचते हैं कि दूसरे लोग बुरे हैं, उनमें ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद को टटोलना है, अपने आप को देखना है, अपने अंदर की आत्मा को देखना है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। तो जब आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप में हजारों कमियां हैं। इसीलिए हमेशा हमें दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उनकी हमेशा अच्छाइयाँ देखना चाहिए। कहते हैं ना, प्लस पॉइंट देखो, नेगेटिव नहीं। तो यही चीज़ है, कभी भी किसी में बुराई मत ढूंढो। जितना आप किसी में अच्छाई ढूंढेंगे उतने आप पॉजिटिव होते जाएंगे, उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतने आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। अगर आप दूसरों का अच्छा सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो ऊपर वाला भगवान जो ईश्वर मालिक हमें देख रहा है, वो हमें अपने आप ही हमारी इच्छाएं, हमारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करते जाएंगे। तो हमेशा किसी में कमी ना ढूंढें, उसमें अच्छाई ढूंढें। तो ऐसे ही आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अगला है प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले। तो ये सब आपको पता है, जब भी हम जाते हैं परीक्षा केंद्र में कोई परीक्षा देने, तो उससे पहले हमारे जो दिल की धड़कन है वो जोरों से धड़कती है। तो वही आपने प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले, प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले सभी परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपने नियत स्थान पर बैठे मिलते हैं। उनके चेहरों के भाव और रंगत देखने लायक होती है, क्योंकि कई बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते और सिर्फ परीक्षा के दिनों में ही मेहनत करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। आजकल के टाइम में बच्चे सोचते हैं हम कर लेंगे, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, लेकिन हमें अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो उनके चेहरों के भाव और रंगत देखने लायक होती है। छात्र छात्राएं आंखें बंद किए अपने इष्ट देवता की कृपा की कामना करते दिखाई देते हैं।
हमें सिर्फ परीक्षा केंद्र में ही अपने इष्ट देवता को याद नहीं करना, हमें हमेशा हर टाइम जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले हमें अपने ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि आपने हमें अच्छा भोजन दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा परिवार दिया। तो ऐसे ही कुछ छात्र आपस में प्रश्नों के विषय में बातें करते दिखाई देते हैं, तो कुछ परीक्षा भवन में उपस्थित अध्यापकों से कुछ पूछते दिखाई देते हैं, कुछ छात्र अध्यापकों से इजाज़त लेकर अपनी पुस्तकों के पृष्ठ पलटने कक्षा से बाहर चले जाते हैं, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो अपनी कलम चलाकर देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय पर कलम धोखा दे जाए। कोई पेंसिल बनाने में लगा है तो कोई अपना फुटा निकालने में। सत्य तो यह है कि सभी छात्रों के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, धक 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 धक। तो इसीलिए हमेशा हमें पूरे साल ही मेहनत करनी चाहिए ताकि हम परीक्षा में अच्छा फल पा सकें। पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी अगर हम किसी के अधीन हैं तो हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही नहर के किनारे भ्रमण, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। कुछ यहाँ पर विषय दिए गए हैं जैसे साक्षरता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सच्चा मित्र, भारत के गांव, भारत के पर्वतीय स्थल और देशाटन। तो मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं इन विषयों पर। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।